जिस इंसान के अंदर कुछ प्राप्त करने का जुनून होता है, जिद होती है, वही समय का सही उपयोग कर सकता है, वरना तो फिर समय उसको यूं ही बिन चाहे ही बर्बाद कर देता है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। अभी तक हम हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नों को देख रहे थे व्याख्यात्मक रूप से। कई साथियों के कमेंट आए कि सर काव्य शास्त्र भी करवा दो आप, साहित्य इतिहास तो बहुत सारा करवाया हुआ है पहले भी। तो आज से हम भारतीय एवं पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं व्याख्या सहित आगामी परीक्षा उपयोगी रहने वाले प्रश्नों का हम संकलन है जो करने जा रहे हैं। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए तो महत्वपूर्ण होंगे ही ये प्रश्न, साथ ही साथ अन्य भर्ती परीक्षा जहाँ पर काव्य शास्त्र के सवाल है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, हमारा प्रयास आपको बेहतर कंटेंट देने का। आप भी प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, कमेंट करके अपनी टिप्पणी भी, अपनी राय भी, अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य देवें। और अपना बैच भी चलने लग गया है रीट का, पात्रता परीक्षा का। 10 बजे एसएसटी की क्लास, 12 बजे मनोविज्ञान की क्लास, और हिंदी व्याकरण की भी जल्दी है जो 2 बजे अलग तरीके से शुरू कर दी जाएगी। और इन फ्री क्लास तो यूट्यूब पर चलेगी, और टेस्ट सीरीज मात्र 199 रुपये में अपनी एप्लीकेशन जो है नवसृजन क्लासेज उसके ऊपर मिलेगी आपको। ठीक है, जिसके अंदर एसएसटी, मनोविज्ञान, हिंदी, इन सब की ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो फ्री क्लासेज मिलेगी एसएसटी वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह, उन सब की पीडीएफ भी आपको है जो उसी कोर्स के साथ में 199 के अंदर ही है जो दी जाएगी, वहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, वो आप देख लेना। चलिए प्रारंभ करते हैं। परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है, कि काव्य हेतु के लिए कौन सा तत्व है जो जरूरी नहीं है, विद्वानों ने उसको जरूरी उतना नहीं है जो माना है। तो बताइए, प्रतिभा, ईश, कृपा, व्युत्पत्ति यानी कि निपुणता या बहुज्ञता, या अभ्यास। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी। विद्वानों ने कहा कि भैया काव्य हेतु की दृष्टि से ईश, कृपा कोई जरूरी है जो नहीं है। ठीक है, बल्कि जो 3 तत्वों को आवश्यक माना है, विद्वानों ने इस कृपा को काव्य हेतु की दृष्टि से आवश्यक है जो नहीं माना है, बल्कि जो 3 तत्व हैं कौन कौन से? एक तो प्रतिभा, एक व्युत्पत्ति, और दूसरा तीसरा अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन 3 चीज़ों को है जो आवश्यक माना है, जरूरी माना है काव्य हेतु के लिए। तो ध्यान में रखना ये बात भी। आप परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अपना ग्रेड फर्स्ट का भी नोट्स पैटर्न पर बैच चल रहा है, वहाँ पर ध्वनि सिद्धांत केवल नहीं करवाए तो उसको जल्दी है जो करवा दिया जाएगा। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के 2 प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला, पहला विकल्प ये। दूसरा, लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी 2 भेद माने गए हैं। सी, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। तो ध्वनि सिद्धांत से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए, यह है जो सही नहीं है। ठीक है, जबकि बात करें ध्वनि की 2 प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। ठीक है, कथन ध्वनि सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कथन क्या क्या है? देखिए, ये जो बाकी विकल्प है ये सारे के सारे सही है। और आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद किए हैं। कितने? 3 किए हैं। एक तो वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आनंदवर्धन साहब ने ध्वनि के कितने भेद किए भैया? 3 भेद किए हैं। कौन कौन से? एक तो वस्तु ध्वनि, ठीक है। दूसरा कौन सा? अलंकार ध्वनि, ध्वनि के भेद हैं ये। तीसरा रस ध्वनि, ठीक है। आगे देखिए, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि इनमें अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अरस्तु साहब का कौन सा है अनुकरण का जो सिद्धांत है उससे संबंधित कौन सा कथन है जो गलत है? कि अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। और डी है, अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व है जो स्थापित किया। बताइए कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? उत्तर हो जाएगा सी। सी में क्या अपने है कौन सा? अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, ये बात है जो गलत है यहाँ पर।
तो हम देखते हैं जो संबंधित कथन है अरस्तु के अनुकरण से। पहली बात आती है कि अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में प्रश्न आ जाए अनुकरण से अरस्तु का क्या अभिप्राय है, तो भावनापूर्ण अनुकरण है। ठीक है, अनुकरण भी एक क्या है, सर्जन क्रिया है। ठीक है, अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। नया अर्थ जैसे प्रदान किया अनुकरण का, तो एक तरीके से यूँ समझो कि अरस्तु ने कला का क्या स्वतंत्र अस्तित्व है जो स्थापित है जो कर दिया भैया। ठीक बात। अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी महाकाव्य तथा प्रहसन का विवेचन तथा माध्यम, विषय एवं पद्धति के आधार पर इनका क्या किया, पारस्परिक भेद किया। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में क्या है, अंतर है। यहाँ पर हमने क्या किया था कि मत में कोई अंतर नहीं है, तो ये यहाँ पर कथन क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा और विकल्प की दृष्टि से सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात है कि अनुकरण के संबंध में अगर हम बात करें तो प्लेटो का अपना मत है और अरस्तु का अपना मत, दोनों के मत में क्या है, अंतर है। ठीक बात। चलिए, प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व विषयक विवेचन है उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के 3 पक्ष हैं, कौन कौन से, एक तो अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व है, ये कथन सही नहीं है। या महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है, ये ठीक नहीं है। या समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत मानी गई है, ये बात ठीक नहीं है। या फिर कि लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा प्रयोग के क्या थे, पक्षधर थे। बताओ कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, डी, कि लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य गरिमामयी भाषा प्रयोग के है जो पक्षधर, ये बात है जो ठीक नहीं है। बाकी सारे के सारे कथन है जो ठीक है। लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के 3 पक्ष ध्यान में रखना, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट। महान विचारों की जो उद्भावना है वो अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है, ये लॉन्जाइनस कहता है उदात्त तत्व में। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत मानी गई है। समुचित रचना की भव्यता का निरूपण तथा अलंकारों का निरूपण भी है। काव्य में शब्द, रूप, बिंब आदि का निरूपण भी देखने को मिलता है। सवाल है भरत मुनि का जो रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र है, उस सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद है जो कहलाती है। ये मैंने यूट्यूब पर भी पूरा फ्री पढ़ाया हुआ है, रस निष्पत्ति अपने बैच में तो है ही। तो भरत के रस निष्पत्ति संबंधी जो सूत्र है उसमें से व्याख्याकारों में से, उनकी व्याख्याकारों में से किस विद्वान की जो व्याख्या है वो अभिव्यक्तिवाद कहलाती है। अभिनवगुप्त की, शंकुक की, भट्ट नायक की या फिर भट्ट लोलट की। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, आपका उत्तर हो जाएगा ए, अभिनवगुप्त। क्या हो जाएगा, अभिनवगुप्त। अब देखिए यहाँ पर भरत के रस निष्पत्ति व्याख्याकारों में अभिनवगुप्त साहब है, उनका जो सिद्धांत, उनका जो मत क्या कहलाता है, अभिव्यक्तिवाद के अंतर्गत है जो आता है। भट्ट लोलट की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। तो अभिनवगुप्त की अभिव्यक्तिवाद, भट्ट लोलट की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। शंकुक की बात करें तो उनकी व्याख्या अनुमितिवाद, और भट्ट नायक की व्याख्या की बात करें तो भुक्तिवाद या भोगवाद है जो कहलाती है। ये सारा का सारा जो मैटर है, सारा का सारा जो मैटर है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोट वाले मिलान वाले प्रश्नों में भी दिया जा सकता है। इधर आपके दे दिया अभिनवगुप्त दे दिया, भट्ट लोलट दे दिया, शंकुक दे दिया और भट्ट नायक दे दिया, इधर इनके जो वाद लिख दिए, भैया मिलान करो। अब यह प्रश्न जो बहुत बार आता है तो ध्यान में रखना, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक अनुमितिवाद और भट्ट नायक भुक्तिवाद या भोगवाद हो जाएगा। ठीक है, अभी तक भी लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करो, ज़रूर शेयर करो, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो। सवाल है कि चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ने सनेह गंभीर, और को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इस दोहे में क्या देखने को मिल रहा है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा मामला चल रहा है, बताओ। अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना है, लक्षणामूलक शाब्दी व्यंजना है, प्रयोजनवती सारोपा लक्षण है, या फिर गौणी साध्यवसाना लक्षण है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा साथियों ए, अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना। ठीक है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के भीर। दोहे में अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना का वर्णन है, और इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग है जो किया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन कलाओं में
विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य है जो प्रयोजन माना है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में वो कौन सा आचार्य जिसने काव्य प्रयोजन है जो माना, जिसमें विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को, इन कलाओं में? वामन ने, रुद्रट ने, भामह ने या फिर मम्मट ने? किसने माना है? उत्तर हो जाएगा सी, भामह साहब ने है जो माना है। आचार्य भामह ने चतुर्वर्ण, फल प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन कलाओं को विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को काव्य प्रयोजन है जो माना है। आचार्य वामन ने कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना। आचार्य रुद्रट ने धर्म, प्रीति, अर्थ, अनर्थोपशम तथा सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना। ध्यान में रख लेना, नोट कर लेना इनको। और आचार्य मम्मट ने वहीं पर यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, अमंगल का नाश, तत्काल परमानंद की प्राप्ति तथा कांता समित या कांत समित उपदेश को है जो काव्य प्रयोजन माना। तो वामन ने, भामह ने, रुद्रट ने और मम्मट ने क्या क्या है जो काव्य प्रयोजन माना, वो यहाँ पर हम इसने इस प्रश्न की व्याख्या में हमने देखा। तो जरूर नोट कर लीजिए, जरूर है जो रिवाइज कर लीजिएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर बाबू गुलाब राय ने? कि कवि की अनुभूति के साथ साथ में पूरे काव्य परिवेश का जो साधारणीकरण है वो जो करने वाले विद्वान है, प्रतिपादन करने वाले विद्वान, वो कौन है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र सी विकल्प अपना यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश को साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिपादित किया। वहीं बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं, ये कोटेशन पूछा जा सकता है कि जो सहृदय होता है उसका जो चित्त होता है उसी का साधारणीकरण होता है। भैया बाका अगर कोई सहृदय नहीं है तो उसका साधारणीकरण होना है जो संभव नहीं है। ध्यान में रखनी है ये बात भी। सवाल आ सकता है कि रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत क्या है? अभी हमने देखा था व्याख्या में अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। तो रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत कौन सा हो जाएगा भैया? उत्तर हो जाएगा उत्पत्तिवाद। तो रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद है। अन्य मतों की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कोर्ट में प्रश्न आ सकता है। अनुमितिवाद किसका भैया? शंकुक। भुक्तिवाद किसका? भट्ट नायक का। और अभिव्यक्तिवाद किसका? अभिनव गुप्त का। किसका है? अभिनव गुप्त का है जो हो जाएगा। भुक्तिवाद आपके क्या करोगे? भट्ट नायक साहब करोगे। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त करोगे। अनुमितिवाद आचार्य शंकुक कर दोगे। प्रश्न है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? क्रोचे, एलियट, अरस्तु या फिर रिचर्ड्स? किसका हो जाएगा? ये कथन है भैया आपने किसका? उत्तर हो जाएगा एलियट का। किसका कथन है? एलियट का ये कथन है, बी विकल्प। तो कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। कथन किसका? एलियट महोदय का है। प्रश्न है, वयो अनुरूप है, प्रथम अस्तु वैसा नुरूपश्च गति प्रचार है। तो औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? भामह का, क्षेमेंद्र का, वामन का या फिर आचार्य भरत मुनि का? उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। डी विकल्प अपना यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। ठीक है, भरत मुनि। प्रश्न है, काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया है, आसान है। काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? भामह, जयदेव, दंडी या फिर वामन? उत्तर क्या हो जाएगा? वामन साहब की है। काव्य अलंकार सूत्र किसका है? वामन का है। और स्वयं इन सूत्रों पर वृत्ति भी इन्होंने है जो लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। किस संप्रदाय के? रीति संप्रदाय के। इनका समय 8वीं सदी के क्या उत्तरार्ध में है जो माना जाता है। भामह ने काव्य अलंकार ठीक है नामक ग्रंथ लिखा तथा जयदेव ने चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की और दंडी ने काव्यादर्श। तो किन किन विद्वानों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे ये भी जरूर आप ध्यान में रखना। दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की और ये भी कई बार है जो पूछा गया है। प्रश्न देखिए, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, कथन किस आचार्य का? वेरी इंपॉर्टेंट। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते,
मम्मट का है, आचार्य वामन का है, आचार्य दंडी का है या फिर आचार्य रुद्रट का है? बताओ किसका कथन हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, आपके उत्तर हो जाएगा आचार्य दंडी। माफ़ कीजिए सी, आचार्य जो है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते कथन आचार्य दंडी का है। ठीक है, आचार्य दंडी का सी विकल्प हो जाएगा और ये काव्यादर्श में जो उल्लिखित है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो ये तो दंडी का हो ही जाएगा। अंगाश्रिता स्वत्वलंकारः मंतव्यः कटकाद्युत्तः, यह आचार्य मम्मट का। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति आचार्य वामन। ननु शब्दार्थो काव्यम आचार्य रुद्रट, ये ध्यान में है जो आपको रखना है। वहीं एक और आता है अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये किसका है? ये आपको हेमचंद का देखने को है जो मिलता है। वहीं निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणा भूषणा, ये जयदेव का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ का है। ठीक है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है? विश्वनाथ का है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? जॉन बॉर्थ, ल्योतार, पीटर बर्जर, फ्रेडरिक जेम्सन। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग, उत्तर हो जाएगा जॉन बार्थ। जॉन बार्थ ए है जो उत्तर हो जाएगा आपके। तो ये थे अपने आज के भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र सीरीज़ का जो पहला वीडियो है उसके सवाल। अच्छा लगा होगा ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक भी करना, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। अपना दूसरा जो यूट्यूब चैनल है नवसृजन क्लासेज दूसरा जो यूट्यूब चैनल उस पर समर्पण बैच शुरू किया है हमने आज से ही। रीट के लिए, रीट पात्रता परीक्षा के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन के ऊपर बैच चल रहा है 199 रुपये का। तो टेस्ट सीरीज और अभी जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेज चल रही है इन सब की पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी। इस बैच के अंदर 199 है, बिल्कुल नाम मात्र खरीद सकते हैं। एसएसटी टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ, मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ, हिंदी, इंग्लिश और प्रयास करेंगे संस्कृत का भी। तो इनके आपको ऑप्शन है जो ऑब्जेक्टिव सवाल है जो बहुत शानदार प्रैक्टिस के लिए, आकलन के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और वहीं एप्लीकेशन पर जो हिंदी से तैयारी करा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का बैच भी है नोट्स पैटर्न पर। अगर आप डेमो देख लीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। तो सेकंड ग्रेड हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है वो 249 में है, टॉपिक वाइज है, 3000 से ज़्यादा ही प्रश्न है, पुराने प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। बाज़ार में हिंदी सेकंड ग्रेड के लिए आदि पब्लिकेशन की अपनी एक रिवीजन के लिए शानदार वन लाइनर किताब भी उपलब्ध है। नज़दीकी बुक स्टोर से आप जो परचेज कर सकते हैं। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा दे। फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34 पर ऑनलाइन है जो ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए, कैसे क्या मिलेगी सूचना दे दी जाएगी। साथ ही अपना एक तो कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, दूसरा नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, QR कोड भी है, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर उनको ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सूचना वगैरह और PDF और कोई जानकारी जो अतिरिक्त जानकारी वो यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको।